बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे एम जी टी 411 के लेसन नंबर 19 से ऑनवर्ड। मिड के बाद ये हमारा पहला लेसन है। ठीक है, काफ़ी डिले हो गया। मिड के लेसन के बाद फाइनल्स करीब हैं, लेकिन मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सका। चले खैर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का लेसन है वैल्यूइंग स्टॉक, बल्कि हम इसमें थोड़ा सा वो भी ओपन कर लें। नोट्स में चलते हैं और माय नोट्स एंड एम जी टी 411 बिल्कुल ठीक है ये। जी, हमारा टॉपिक है जी आज के वैल्यूइंग स्टॉक। ये लेसन नंबर 19 20 दोनों इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको स्टॉक के हवाले से नो हो प्रॉपर अच्छे तरीके से दे लूँ, फिर हम उधर आ जाएंगे, फिर देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या कुछ है। हमारे पास जो इक्विटी होती है किसी भी कंपनी की, इसको दो हिस्सों में हम कैटेगराइज करते हैं। एक कॉमन इक्विटी होती है, एक प्रेफर्ड इक्विटी होती है। अब इक्विटी जो कि है कंपनी की इक्विटी जो है वो शेयर्स या स्टॉक की शक्ल में होती है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। स्टॉक्स या उनको शेयर्स भी कहा जाता है। शेयर्स ब्रिटिश टर्म है, स्टॉक्स अमेरिकन टर्म है। ठीक है, ये नहीं कि जो कंपनी का सरमाया है, इक्विटी है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में, शेयर्स में या स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। अब कॉमन इक्विटी मतलब है कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड इक्विटी का मतलब है प्रेफर्ड स्टॉक। हम बेसिकली बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ये दो चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बात हमारी बेसिक कॉमन स्टॉक पे ही होगी। होता क्या है कि जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स मोस्टली होते हैं रिस्क वर्स, क्योंकि इसकी दो टाइप है। एक रिस्क टेकर है, रिस्क टेकर। दूसरे होते हैं रिस्क वर्स। जो रिस्क टेकर है वो तो ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉमन स्टॉक हर साल डिविडेंड नहीं मिलता। अक्सर का दो दो तीन तीन साल डिविडेंड नहीं मिलता, और जब मिलता है अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है कंपनी के। फिर ये रियल अर्नर्स होते हैं, कंपनी का तमाम रिटेन अर्निंग प्रॉफिट इन्हीं का ये होता है, कंपनी का सरमाया। अब जो लोग इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो मल्टीपल लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर होल्ड नहीं करेंगे, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिस्क टेकर्स कहलाते हैं। लेकिन जो रिस्क वर्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड करते हैं और उनका मकसद होता है कि हमें यहाँ से कोई बेनिफिट आए, प्रॉफिट आए, कोई डिविडेंड मिले, वो फिर कॉमन की जगह प्रेफर्ड को प्रेफर करते हैं। प्रेफर्ड में क्या होता है कि एवरी ईयर डिविडेंड मिलता है और फिक्स डिविडेंड मिलता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते, इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब हमें जो कंटिन्यू करना है कॉमन स्टॉक को, तो कॉमन स्टॉक पे बात करते हैं। कॉमन स्टॉक जो है ये दो तरह का होता है। कॉमन स्टॉक एक होता है ग्रोथ स्टॉक, दूसरा होता है नो ग्रोथ स्टॉक। जी, ग्रोथ स्टॉक कौन सा है? ग्रोथ स्टॉक जो है वो है जो कि यानी कि जो कंपनी का डिविडेंड आता है ना, सॉरी अर्निंग्स आती हैं, अगर कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो कंपनी का स्टॉक नो ग्रोथ स्टॉक होगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हर साल कंपनी का स्टॉक की वैल्यू सेम रहेगी। और अगर कंपनी कुछ रिटेन रखे और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे, तो जो कंपनी रिटेन रखेगी वो कंपनी की ग्रोथ कहलाएगी। तो ऐसा स्टॉक ग्रोथ स्टॉक होता है। अब नो ग्रोथ स्टॉक की अगर हमें वैल्यू मालूम करनी है तो वो सीधा डी ओवर आर, सीधा फॉर्मूला है। लेकिन जब ग्रोथ स्टॉक की बारी आती है तो ग्रोथ स्टॉक आगे दो हिस्सों में कैटेगराइज हो जाता है। एक कांस्टेंट ग्रोथ आता है, एक नॉन कांस्टेंट ग्रोथ आता है।
अब कांस्टेंट ग्रोथ जो है और नॉन कांस्टेंट ग्रोथ में हम जो आपका फार्मूला ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो कांस्टेंट ग्रोथ का है। कांस्टेंट ग्रोथ में जो फार्मूला हम लेते हैं वो होता है जी V इज इक्वल टू D1/R-G। R भी लिखा जाता है, K भी लिखा जाता है, I भी लिखा जाता है, कोई भी कुछ भी लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या है, D1 क्या है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, इसको कैलकुलेट हम करते हैं D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1+G, और जो D0 है वो होता है करंट डिविडेंड, जो मौजूदा डिविडेंड पे या प्रीवियस डिविडेंड, या प्रीवियस डिविडेंड, और R और माइनस जी ग्रोथ हो, जो ये R जो है ये रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न। अब इस फार्मूले को नाम दिया जाता है जॉर्डन ग्रोथ मॉडल, या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM। ठीक हो गया जी, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या जॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ये आ गया हमारे पास। अब ये फार्मूला और जो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ है उसका फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है, अब उसमें ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में वो कहता है जी पहले 3 साल के लिए आपका ग्रोथ रेट जो है वो होगा 7%, अगले 3 साल आपका ग्रोथ रेट होगा 5%, उसके बाद ग्रोथ रेट जो आपका कांस्टेंट हो जाएगा 4%। तो ये 7वें साल में जाके आपका ग्रोथ कांस्टेंट हुआ है। तो जब तक नॉन कांस्टेंट रहता है हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जितने साल का रहना है हम आला आता है D1/1+R⁻1 प्लस D2/1+R⁻2 एंड सो ऑन DN। ये DN वो है जिस साल हमारा ग्रोथ कांस्टेंट हुई है, ओवर 1+R⁻n प्लस Pn/1+R⁻n। जिस साल ग्रोथ कांस्टेंट हुई है इस साल की हमें प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, उसका फॉर्मूला स्टिल वही होता है DN+1/R-G। ठीक है जी, ये सारे हमारे फार्मूलाज हैं, और रिस्क के फार्मूलाज आएंगे और आएंगे, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ हैंडआउट्स के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर बनाना था वो बना लिया। पीपल डिफर इन ओपिनियन ऑफ हाउ स्टॉक शुड बी वैल्यूड। ठीक है जी, behaviorist estimate the value of stock based on the perception of investor psychology and the behavior। वो कहता है जी जो स्टॉक की वैल्यू होती है उसकी कई परसेप्शंस हैं। इवन आप ये देख लें, स्टॉक की वैल्यू कंपनी की ग्रोथ की वजह से होगी, डिविडेंड देने की वजह से होगी, कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन की वजह से होगी, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है उससे होगी, कंपनी की अर्निंग कितनी अच्छी है उससे होगी। ये सारी चीज़ें कंपनी के स्टॉक जो वैल्यू है उस पर इफेक्ट होती हैं। लेकिन एंड में बात करते हैं, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला to assess how much the promised payment are worth and then adjusting to allow for the risk। अब देखिए फंडामेंटल फार्मूला क्या है, वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। As with all financial instruments of stock represents a promise to make monetary payments on future dates under certain circumstances। जी, फ्यूचर जो पेमेंट्स होती हैं और उनको हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट मॉडल के साथ। विद स्टॉक्स ऑफ पेमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्म प्रॉफिट्स। जो स्टॉक की पेमेंट्स होगी वो डिविडेंड की फॉर्म में होगी, या प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से डिविडेंड ही कहते हैं। फिर हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हम सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं, हम डिविडेंड पेमेंट लेते हैं जो कि इंटरम में ली या प्रीवियसली, उसकी मदद से हम नेक्स्ट ईयर डिविडेंड फाइंड करते हैं और फिर उससे करंट ईयर स्टॉक फाइंड करते हैं। ये सारी डिटेल वो बता रहा है। अल्टीमेटली फार्मूला जो है हमारे पास आएगा, किधर गया जी फार्मूला, ये जी नेट फार्मूला हमारे पास आ गया। अच्छा, ये सारा नॉन कांस्टेंट ग्रोथ का था, दे आई 1+I वो यूज कर रहा है।
I पावर 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, ठीक है, ये नॉन कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला था। और अगर आएगा हमारा कांस्टेंट ग्रोथ का, ये डिविडेंड टुडे नहीं है, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर है। ये जो डिविडेंड है ये आएगा P टुडे, प्राइस टुडे नॉट से लिखते हैं, D1 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ओवर I माइनस G, ये फार्मूला बेसिकली। आगे बात आती है स्टॉक रिस्की क्यों होता है। यहां पे एक बात वो कर रहा है कि डिविडेंड इज हाई, डिविडेंड ग्रोथ इज रैपिड, इंटरेस्ट रेट इज लो। डिविडेंड हाई होगा, ग्रोथ रैपिड होगी, तो इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली उसका लो होगा। वो चलिए अपनी जगह पे बात हो के, और ग्रोथ हाई होने की वजह से इंटरेस्ट लो ही शो होगा। स्टॉक रिस्की क्यों होता है, प्रॉब्लम इज दैट। अब यहाँ पे एग्जांपल है वो क्लियर है, एग्जांपल पहले लेते हैं तो फिर हमें बातें समझ आ जाएंगी। वो कहते हैं इमेजिन अ सॉफ्टवेयर बिजनेस दैट नीड्स ओनली वन कंप्यूटर कॉस्टिंग 1000 एंड परचेज कैन बी फाइनेंस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट 10%, कंपनी अर्न 160 इन गुड ईयर्स एंड 80 इन बैड ईयर्स। अब देखिए 1000 का कंप्यूटर था, हमने कुछ इक्विटी इस्तेमाल कर ली, कुछ डेट इस्तेमाल कर लिया। डेट का इंटरेस्ट रेट 10% है। हम जब अच्छे साल थे, हम अच्छा अर्न कर रहे थे, तो हमने $160 अ ईयर कमाया। और जब अच्छा कमा नहीं रहे थे तो हमने $80 अ ईयर जो है वो कमाया। अब हुआ क्या कि उसमें से 10% तो चला गया इंटरेस्ट। परसेंट इक्विटी 100% इक्विटी हो तो हमने 80 टू 160 अप्रोक्सीमेटली 8 टू 16% हो गया। तो एक्सपेक्टेड इक्विटी जो है वो हम उसका एवरेज निकालें 12% आती है। तो 4% जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन इक्विटी रिटर्न आ गया, यानी कि वो 16 से 12 आया ना, तो 4%, 8 से 12 गए, 4% का डिफरेंशिएट आ गया। उसके बाद अगर 50% इक्विटी 50% डेट कर ले, तो हमने पेमेंट टू इक्विटी होल्डर्स 300 से 110, यानी कि $50 तो इक्विटी में चले गए। तो हमारा जो इक्विटी रिटर्न 6 से 22% आया, 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न आया, और स्टैंडर्ड एविएशन हमारा 8% हो गया। उतना ज़्यादा यानी कि रिस्क बढ़ गया। फिर हम आते हैं इक्विटी और डेट, डेट 70% कर लेते हैं। तो हमने $70 जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया, तो हमारी पेमेंट 10 टू 90% आई। तो 3.3 टू 30% जो है हमने रिटर्न अर्न किया। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 16.7% हो गया, लेकिन हमारा रिस्क जो है वो 13% पे चला गया। अगर हमारी डेट 80% हो जाता है तो हम जो $80 थे वो तो सारे सारे चले गए। तो $0 to $80 अर्न करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 20% हो गया, लेकिन 20% ही हमारा स्टैंडर्ड एविएशन भी आ गया। स्टैंडर्ड एविएशन बेसिकली रिस्क को मेजर करता है, ये रिस्क मेजर करने के लिए होता है। तो जैसे जैसे हम डेट को बढ़ा रहे हैं हमारा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। दैट्स व्हाई स्टॉक्स आर रिस्की। नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 20 पर। ओके जी, रिस्क एंड बॉन्ड्स, हम ये फॉर्मूला डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, प्राइस नेक्स्ट ईयर, प्राइस टुडे। हाँ, ये होता है जी डिविडेंड रिटर्न ऑन होल्डिंग स्टॉक फॉर 1 ईयर। होल्डिंग, हम स्टॉक अगर 1 साल होल्ड करते हैं तो उसका रिटर्न क्या आएगा। उसमें फॉर्मूला थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। जो डिविडेंड है जो रिसीव हम कर चुके हैं, नेक्स्ट ईयर उसने लिखा है वो D0 बेसिकली होता है। जो डिविडेंड हमने रिसीव, अच्छा 1 साल होल्ड करना है तो फिर D1 आएगा, प्लस नेक्स्ट ईयर प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। ठीक है, ये सारा आता है जी हमारा होल्डिंग पीरियड फॉर 1 ईयर स्टॉक। नेक्स्ट आ जाएंगे रिस्क एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक प्राइसेस आर हाई व्हेन करंट डिविडेंड आर हाई। जितना करंट डिविडेंड हाई होगा स्टॉक प्राइस उतनी हाई हो जाएगी। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो क्विकली। द रिस्क फ्री रेट इज लो, रिस्क प्रीमियम इन इक्विटी इज लो। होता क्या है कि जो रिस्क फ्री रेट है, देखें रियल इंटरेस्ट रेट 2% है, रिस्क प्रीमियम 4% है, तो उसमें 2% रिस्क फ्री आ गया और 2% आपका रिस्क आ गया। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना डिविडेंड ज्यादा ग्रो करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उतना नुकसान के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। बट द एक्चुअल स्टॉक, ये जो उल्टे से फार्मूला लिख रहा है ये हमारे किसी काम के नहीं है। Next are the theory of efficient markets. Basically, the theory of efficient market is the notion that the prices of all financial instruments, including stock, reflect all available information. जी, efficient markets हमारी 3 तरह की होती हैं। यहाँ आते हैं जी, efficient markets है हमारी, ये 3 तरह की होती हैं। एक वीक फॉर्म है,
एक सेमी स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग फॉर्म है। वीक फॉर्म में सिर्फ फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल होता है। सेमी स्ट्रांग में फाइनेंशियल डाटा प्लस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, कंपनी की जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर, यानी कि कंपनी कहीं कैसे मामला चल रहे हैं, कंपनी के एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है। स्ट्रांग फॉर्म में हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी और इंटरनल इंफॉर्मेशन भी, हर तरह की इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जब मार्केट अवेलेबल हो तो वो स्ट्रांग फॉर्म एफ एंड मार्केट होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिस द थ्योरी एफ एंड मार्केट्स आर नोशन दैट प्राइसेस ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिफ्लेक्ट स्टॉक्स रिफ्लेक्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी। रिजल्ट्स मार्केट जस्ट इमीडिएटली एंड कंटिन्यूअसली चेंज फंडामेंटल वैल्यूज, और जिस तरह की इंफॉर्मेशन होती है उस तरह से मार्केट जो है अपने आप को चेंज कर लेती हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन, stocks appear to be risky and yet many people hold substantial proportion of their wealth in the form of stocks. This is due to difference between the short term and long term. Investing in the stocks is risky only if you hold the short term. जी, स्टॉक्स रिस्की होते हैं लेकिन तब जब वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। लोग ये सारी बातें ऊपर जो वो कर रहा है वो कह रहा है कि जी लोग स्टॉक्स बाय करते हैं होल्ड करने के लिए। अगर तो वो होल्ड करने के लिए बाय कर रहे हैं तो फिर स्टॉक रिस्की नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है, 2-4 में 6 महीने 1 साल के लिए लिया है, तो स्टॉक की प्राइस रैपिड लो डिक्लाइन कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो आपके नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो वो लेस रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपने सिर्फ इससे डिविडेंड कमाना है, स्टॉक प्राइस से आपको फर्क नहीं पड़ता। Stock market role in economy. Stock market play a crucial role in modern capitalist economy. Prices determine their tell us market value of companies, which determine location of allocation of resources. प्राइसेस हमें बताती हैं कि जो कंपनीज है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसी हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। ठीक है। इन कंट्रास्ट फर्म्स हु स्टॉक वैल्यू इज लो हैव डिफिकल्ट फाइनेंसिंग देयर ऑपरेशंस, जिनके स्टॉक वैल्यू लो हो उनको अपने ऑपरेशंस को फाइनेंसिंग करने में बड़ी मुश्किल आती है, लोग उसमें पैसा नहीं लगाते, उसके शेयर्स को परचेज नहीं करते, इवन उसको बैंक से लोन नहीं मिलता। At the time, however, stock prices deviate significantly from the fundamentals and prices move in ways that are difficult to attribute to change in the real interest rate, risk premium, growth rate, future dividends. जी, स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट, रिस्क प्रीमियम्स होते हैं, ग्रोथ होता है, फ्यूचर डिविडेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली मार्केट का हिस्सा होती हैं, और यही चीज़ें आपके मार्केट के स्टॉक को डिटरमाइन करती हैं कि स्टॉक कितना रिस्की है, क्या रिस्क प्रीमियम्स हैं, रियल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कंपनी फ्यूचर डिविडेंड्स में कितना डिविडेंड्स दे रही है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट रोल इन इकोनॉमी। शिफ्ट इन इन्वेस्टर साइकोलॉजी में डिस्टॉर्ट, अच्छा ये कुछ नहीं है। Bubbles की बात करते हैं। Bubbles are the persistent and expanding gaps between actual stock prices and those warranted by the fundamentals. जी, बबल्स क्या होते हैं? ये गैप क्या होता है कि एक्चुअल स्टॉक प्राइस क्या है और फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं स्टॉक प्राइस क्या होनी चाहिए। समटाइम जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक हम स्टॉक की जो प्राइस कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें मैंने एक स्टॉक की प्राइस निकाली 80, मार्केट में स्टॉक 90 का सेल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टॉक मार्केट में ओवर प्राइस्ड है और इन फ्यूचर इसकी प्राइस डिक्लाइन करनी है। तो ये जो 10 रुपीज थे इसे बबल्स कहा जाएगा। अब यही बबल्स जो हैं ये बर्स्ट होते हैं, नुकसानदेह होते हैं और क्रैशेस क्रिएट करते हैं। दे अफेक्ट एट द बिकॉज दे डिस्टॉर्ट द इकोनॉमिक डिसीजन कंपनीज एंड कंज्यूमर मेक्स। अच्छा चले, बस यही बात थी। If bubbles result in real investment that is both expensive, excessive and efficiently distributed, crashes do the opposite. The shift to excessive pessimism causes the collapse in investment and economic growth। अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, economy's well-being is especially tied to health of financial intermediaries that makes up the financial system. We know that financial intermediaries are businesses whose assets and liabilities are primarily financial instruments, various sorts, banks। चलिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ये क्या होता है जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। वो कंपनी जो अपने स्टॉक्स बेचना चाहती हैं और जो इन्वेस्टर स्टॉक खरीदना चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं इंटरमीडिएरीज।
इसमें बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, इवन म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और उसके बदले में अपने म्यूचुअल फंड जारी करते हैं लोगों को, लोग उनको परचेज करते हैं। ठीक है, तो इनका मकसद क्या होता है कि इनका मकसद एक ब्रिज क्रिएट करना और एक ताल्लुक क्रिएट करना होता है इन्वेस्टर्स और कंपनीज के दरमियान। We know the financial intermediaries are business whose assets and liabilities are primarily financial instruments. फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स वही होंगे जिनके प्राइमरी जो एसेट लायबिलिटी होंगे, जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स हैं। वेरियस उसमें बैंक्स हैं, ब्रोकरेज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। These are institutions that pool funds from the people and firm who save and lend them to people and firm who need to borrow. ये लोग लोगों के फंड्स इकट्ठे करते हैं, लोग इनके पास फंड जमा करवाते हैं और ये फिर फंड वहां लगाते हैं जहां फंड्स की जरूरत है, यानी कि ये बड़ी कंपनीज को लोन देते हैं। अब इसमें डायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है कि डायरेक्टली लोन दे दिया, कंपनी के डायरेक्ट शेयर्स परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट कर ली। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या है कि जो म्यूचुअल फंड है वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है। हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उन्होंने आगे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। जी, उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट ये मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। ठीक है, जितना बताया उतना ही काफ़ी, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके 2 लेसन थे, उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।